मेरा एक अच्छा प्रयास रहा है कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, खास करके बीपीएससी के लिए, उनको एक सही तरीके से गाइडलाइन किया जाए। जो भी बच्चे कह सकते हैं कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो यदि 85-90 के बीच हैं तो सिक्योर जोन में हैं। हम एक आज आपको गुरु मंत्र दे रहे हैं, ठीक है ना, इनके माध्यम से, इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि आप अपने लेवल को थोड़ा बढ़ा लीजिए, आप अपने लेवल को यूपीएससी तक लेके जाइए, बीपीएससी आराम से निकल जाएगा। और जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आप जरूर लिखिए, डेली लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। बात कि पहले क्या होता था कि बच्चे लोग डीआई को इग्नोर करके चलते थे। 72 नंबर का कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सेक्शन है डीआई का। तो मेरा जो मानना है, मेरा अपना परसेप्शन है कि जो भी बच्चे डीआई अच्छा करेंगे इस बार, उनका रिजल्ट श्योर होने वाला है। अब रही बात एसे का, एसे में हम लोग को करना क्या है, एसे भी मेंस में ही आता है, वो भी एक पेपर है 300 नंबर का। 300 में 3 सेक्शन होगा, सारे सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन देंगे और हर से एक क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, एक बाढ़ आना एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, सुखाड़ आना ये भी एक समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से रिलेटेड आपसे ऐसे पूछ सकता है। या फिर एक राजनीतिक उथल पुथल रहता है यहाँ पे, और राजनीतिक दल का जो एक अपना कह सकते हैं कि अलग ही यहाँ पे मूवमेंट रहता है, उससे भी हो सकता है कि आपसे एक क्वेश्चन बिहार से ऐसे से पूछा जाएगा। ऑप्शनल को साथ लेके चलिए, थोड़ा बहुत 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अपने ऑप्शनल पे जरूर समय दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगी तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछने वाला, ऐसा भी नहीं है। आपसे क्वेश्चन वो डेप्थ लेवल का पूछेगा और उस 100 नंबर में ही आपका सारा वो टेस्ट ले लेगा ऑप्शनल का। इसलिए ऑप्शनल को लेके चलिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और हर बिंदु पे, हर पॉइंट पे देखिए कि मेरा कोई भी चीज ऑप्शनल में छूट तो नहीं रहा है। करंट आएगा ही, एक साइंस एंड टेक जरूर रखिए पास में, वहां से करंट आएगा। एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड यूपीएससी बीपीएससी कमीशन ये जरूर पूछती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बातें मिल जा रहा है, उसको भी अपने पास रखिए, उसका भी कलेक्शन रखिए। कह सकते हैं कि जो भी रणनीति सरकार का विदेश नीति है, वहां से यदि कुछ आपको मिल रहा है, वो भी सारा कलेक्शन में आप रखिए। कह सकते हैं कि जितने भी सम्मेलन हुए हैं, सबमिट हुए हैं, उसका भी एक कलेक्शन आप लोग रखिए। आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड उसका एक कह सकते हैं पूरा बॉडी तैयार हो, ये किस मैटर में हमको क्या लिखना है, कितना लिखना है। उसके बाद लास्ट का कंक्लूजन हो और अंतिम में आप अपना थॉट दीजिए, ये सही है, ये गलत है। टेस्ट को अटेंड कीजिए और टेस्ट के बाद एक बेहतर डिस्कशन लीजिए। टेस्ट का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, मन है तो आकर डिस्कशन ले सकते हैं, नहीं मन है तो उस वो जो आपको एक सॉल्यूशन दिया गया वहाँ से भी आप अपने को इम्प्रूव कर हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एस्पिरेंट टॉक्स में। और आज मेरे साथ हैं मिस्टर अभिषेक आनंद सर, जो कि पटना में बीपीएससी का एक फैकल्टी हैं, जो कि डीआई के स्पेशलिस्ट हैं। तो ये डीआई पढ़ाते हैं पटना में रह करके। तो सर के आज ब्रांच पर मैंने आया था और आपको बता दें कि 68th के लिए सर से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय रहेगी अपने स्टूडेंट्स के लिए जो आप पढ़ाते हैं। उसके साथ ही साथ सर जो है एक नए इंस्टीट्यूट भी अपना ओपन कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्या आईएएस। तो सर उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि इनकी क्या रणनीति है, ये आगे क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए सर से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सर की क्या ओपिनियन है। तो नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर एस्पिरेंट टॉक्स में। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं। मेरा नाम अभिषेक आनंद हुआ, मैं विद्या आईएएस चलाता हूँ और ये मेरा सेंटर नया ही है, अभी कुछ दिनों पहले ही ओपन हुआ है। सर आपका अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, थोड़ा सा उसकी जर्नी के बारे में बताइए सर। और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मेरा कुछ ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। मैं बीटेक होल्डर हूँ मैकेनिकल से, एमआईटी पुणे से मेरा कह सकते हैं कि बीटेक हुआ है। बाद में कि इंटर जो है वो सीबीएसई बोर्ड से है, फिर आपका मैट्रिक है, अपना 10th है। यही मेरा एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। बाद में कि हम इस फील्ड में आए कैसे, तो हम भी कहीं न कहीं कह सकते हैं 2012 से 14-15 के बीच में हम भी यूपीएससी के तैयारी में लगे हुए थे। हो सकता है मेरे नसीब में नहीं रहा होगा तो नहीं हो पाया, तो सोचे कि चलो मैं पढ़ाने लिखाने का ही काम किया जाए, इसलिए इस फील्ड में हम आए। और मेरा एक अच्छा प्रयास रहा है कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, खास करके बीपीएससी के लिए, उनको एक सही तरीके से गाइडलाइन किया जाए ताकि वो सफल हो सके। जिस कमी के कारण हम यूपीएससी नहीं कर पाए, वो कमी
जो बच्चे हमारे पास आए वो उनको नहीं हो और सही मार्गदर्शन मिलता रहे उनको, जिसकी वजह से ये हमारा एक कह सकते हैं कि प्रयास है आप लोगों के लिए। सर अगर हम बात करें कि सर आपने जिस तरह से बात की कि यूपीएससी तक हमने तैयारी भी जी, की, जी। और सर आप कहाँ तक पहुँचे थे उस यूपीएससी की जर्नी में? हम मेंस लिखे हैं और रही बात इंटरव्यू का, इंटरव्यू में बैठे हैं, पता नहीं कहाँ बैड लक हो जाता था, 2 बार दिए नहीं हो पाया। उसके बाद फिर पढ़ाने लिखाने का जो सिलसिला चालू हुआ वो अभी तक चल रहा है। तो कहाँ से इस तरह के मोटिवेशन मिले कि अब जब है कि हम कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट चालू करें? एक्चुअली हुआ ऐसा क्या कि जब हम दिल्ली में रह रहे थे तो उस समय में कुछ बच्चे ऐसे थे एसएससी के, उस समय में एसएससी का धूम मचा हुआ था। तो जहाँ पे हम रह रहे थे वहाँ पे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता था मैथ्स में, तो हम बता दिया करते थे। वहीं हमारे एक भैया थे तो वो बोले कि जब तुम मैथ पढ़ा ही लेते हो तो चलो किसी कोचिंग में बात करते हैं, हमारे एक मित्र हैं वहाँ पे तुम अपना वहीं से जर्नी स्टार्ट करो। तो वहीं पे लोकल, एक कह सकते हैं कि लोकल स्तर पे एक छोटा सा कोचिंग था, वहीं से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ और आज यहाँ तक है। यूपीएससी हाल में ही 68 का जो है एग्जाम लिया है प्री का, जी। और इस बार जो चेंज पैटर्न था तो उसके अनुसार बहुत स्टूडेंट जो है इस तरह से डायलेमे में है कि लग रहा है उनको कि मेरा पीटी होगा या नहीं होगा। तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि इस बार 68 में बहुत सारा चेंजिंग हुआ है, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी चेंज हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि निगेटिव को लाया गया है और कह सकते हैं कि अब बीपीएससी अपने लेवल को ऊपर करके कमीशन लेवल पे जा रही है। तो मेरा एक मानना है कि जो भी बच्चे कह सकते हैं कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यदि 85-90 के बीच हैं तो सिक्योर जोन में हैं, आप निश्चिंत रहिए, तैयारी आप अपना मेंस का स्टार्ट कीजिए, होना चाहिए। खैर हम ये पूरा दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, ये भी कह सकते हैं कि पूरा अनिश्चित है कि किस तरह का कट ऑफ आने वाला है, लेकिन एक मोटा मोटी हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं कि जो 85 से 90 के बीच में है वो अपना तैयारी को जारी रखें। जो ओबीसी कैटेगरी में है, ओबीसी कैटेगरी में भी BC1 BC2 वाले हैं वो 80 से 85 के बीच में आ जाएं, EWSP 80 से 85 के बीच में आ जाएं, वो इस रेंज में आ रहे हैं तो अपनी तैयारी को जारी रखें। रही बात बीपीएससी का, तो बीपीएससी पहले से भी बता रखे कि थे कि इस बार हम कुछ न कुछ चेंज करेंगे, तो बच्चे लोगों को भी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए थी। बस हम एक आज आपको गुरु मंत्र दे रहे हैं, ठीक है ना, इनके माध्यम से, इनके इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि आप अपने लेवल को थोड़ा बढ़ा लीजिए, आप अपने लेवल को यूपीएससी तक लेके जाइए, बीपीएससी आराम से निकल जाएगा। सर अब हम थोड़ा सा सिलेबस पे आते हैं और देखते हैं कि इसमें 3 चरण जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें जीएस पेपर, एसे और ऑप्शनल को लेकर के, तो जीएस पेपर 1 और 2 हम कह सकते हैं कि अभी के तत्काल सिचुएशन को देखते हुए ये एक प्रकार से मेन फैक्टर हो जाता है, और यहीं से हमको ऐसा भी लगता है कि सिलेक्शन देने में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 को टैकल करने के लिए एक स्टूडेंट्स की क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, जीएस पेपर 1 और 2 अभी बीपीएससी ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही पूछ रही है, और मेरा जहां तक मानना है कि आप अपने विषय का गहन अध्ययन कीजिए और कहीं न कहीं राइटिंग स्किल्स को डेवलप कीजिए। आप औरों से हट के लिखेंगे तो बीपीएससी नंबर आपको जरूर देगी और आपका सिलेक्शन होगा। और आप अपने सेक्शन वाइज में तैयारी को इम्प्रूवमेंट कीजिए। सेक्शन वाइज, जैसे जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन है, तो प्रत्येक सेक्शन में आप छांटिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। इस बार मेंस में भी बहुत सारा फेरबदल किया गया है कि सेक्शन वाइज भी आपको क्वेश्चंस पूरनी चाहिए, वो सब चीज को ध्यान में रखिए। और जरूर 2 से 3 क्वेश्चन आप जरूर लिखिए, डेली लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको लगे कि एग्जाम हॉल में उस चीज को हम कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि पहले क्या होता था कि बच्चे लोग डीआई को इग्नोर करके चलते थे। 72 नंबर का कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सेक्शन है डीआई का। तो मेरा जो मानना है, मेरा अपना परसेप्शन है कि जो भी बच्चे डीआई अच्छा करेंगे इस बार, उनका रिजल्ट श्योर होने वाला है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब रही बात एसे का। एसे में हम लोग को करना क्या है, एसे भी मेंस में ही आता है, वो भी एक पेपर है 300 नंबर का। 300 में 3 सेक्शन होगा, सारे सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन देंगे और हर से एक एक क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, और 300 नंबर का टोटल एसे रहेगा, जिसमें से एक सेक्शन आपका ऐसा रहेगा जो कंप्लीटली बिहार से रिलेटेड एसे पूछा जाएगा। अब ये क्या पूछा जाएगा, एक मोटा मोटी हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार की जो समस्याएं हैं, जैसे कह सकते हैं कि बिहार में एक बाढ़ आना एक बहुत बड़ी समस्या है,
ठीक है, सुखाड़ आना, ये भी एक समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से रिलेटेड आपसे ऐसे पूछ सकता है। या फिर एक राजनीतिक उथल पुथल रहता है यहाँ पे, और राजनीतिक दल का जो एक अपना कह सकते हैं कि अलग ही यहाँ पे मूवमेंट रहता है, उससे भी हो सकता है कि आपसे एक क्वेश्चन बिहार से ऐसे से पूछा जाएगा। सर अगर हम बात करें कि ऑप्शनल को लेकर के, भले ही ऑप्शनल जो है वो क्वालिफाई कर दिया है, लेकिन 40% मार्क्स लाना उसमें भी अनिवार्य है। तो अगर हम ये नहीं कर सकते हैं कि उसको इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि इग्नोर करते हैं तो पूरा पेपर पर मेरा असर हो सकता है। तो और ये भी देखा जाए कि वो ऑब्जेक्टिव कर दिया है, तो आपका क्या रणनीति है कि उसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करते चले? रणनीति यही है कि क्वालिफाइंग नेचर की तो है ऑप्शनल, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो इतना जो आप मेहनत जीएस पेपर 1 और 2 और एसी में करेंगे वो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा मानना है कि ऑप्शनल को साथ लेके चलिए, थोड़ा बहुत हुई 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा अपने ऑप्शनल पे जरूर समय दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगी तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछने वाला, ऐसा भी नहीं है। आपसे क्वेश्चन वो डेप्थ लेवल का पूछेगा और उस 100 नंबर में ही आपका सारा वो टेस्ट ले लेगा ऑप्शनल का। इसलिए ऑप्शनल को लेके चलिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और हर बिंदु पे, हर पॉइंट पे देखिए कि मेरा कोई भी चीज ऑप्शनल में छूट तो नहीं रहा है, ताकि आपको 40 नंबर आए 100 में। ये आपके क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए इस पे भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना एसे और जीएस पेपर 1 और 2 पे ध्यान देना। अगर हम बात करें कि जिस तरह से पहले इसका परसेप्शन होता था कि ज़्यादा एक्सप्लेन पे ध्यान देना होता था, और ऑब्जेक्टिव करने से आपको नहीं लगता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की चीज़ें रही? बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको फैक्ट जरूर ज़्यादा पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वो ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि अब तो लिखना तो है नहीं, डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं जो कि हम अपने मन से या फिर कह सकते हैं अपनी भाषा में कुछ उस अपनी बातों को रख पाएंगे। लेकिन फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिए, एक अच्छे बुक को जरूर फॉलो कीजिए, जो भी ऑप्शनल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी ऑप्शनल हो, उसका एक रेफरेंस बुक जरूर रखिए। उसको 3 बार 4 बार 5 बार करके पढ़ लेंगे तो फैक्ट कहीं से भी पूछेगा आपको वहां से पकड़ में आ जाएगा। लिखने की बात करते हैं तो सर एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि पिछले बार के कैसे क्वेश्चन पेपर आए थे और हम करंट तैयारी में किस तरह से टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हैं, तो इसकी कुछ चीज़ें बताएं। रही बात करंट का, तो ये तो निश्चित है करंट से आपका मेंस में क्वेश्चन रहेगा, लेकिन करंट का जो स्ट्रेटजी है उस करंट के स्ट्रेटजी को आप अभी से रणनीति में लाइए उसको, और हर जगह से करंट को कलेक्ट कीजिए। खास करके करंट का एक पैमाना है जो कि हम आपको कुछ सेक्शन बता देते हैं कि यहाँ से आपका करंट आएगा ही। एक साइंस एंड टेक जरूर रखिए पास में, वहाँ से करंट आएगा। एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड यूपीएससी बीपीएससी कमीशन ये जरूर पूछती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बातें मिल जा रहा है उसको भी अपने पास रखिए, उसका भी कलेक्शन रखिए। कह सकते हैं कि जो भी रणनीति सरकार का विदेश नीति है वहाँ से यदि कुछ आपको मिल रहा है वो भी सारा कलेक्शन में आप रखिए। कह सकते हैं कि जितने भी सम्मेलन हुए हैं, समिट हुए हैं, उसका भी एक कलेक्शन आप लोग रखिए। हाल ही में बीपीएससी में एक समिट से क्वेश्चन पूछा गया है, उसका पूरा डाटा रखिए, क्योंकि आप मेंस लिख रहे हैं तो मेंस पे हर बिंदु आपको लेके चलना पड़ेगा, छोटे से बड़े बिंदु। आपके पास डाटा का कलेक्शन रहेगा तभी आप मेंस में लिख पाएंगे, नहीं तो आप 100 वर्ड्स 150 वर्ड्स में सिमट जाएंगे। लेकिन आपको 200 से 250 वर्ड्स में लिखना होता है, इसलिए कलेक्शन को अच्छे से तैयार कीजिए और जो भी चीज़ लिखिए उसको अपने नोटबुक में लिखिए ताकि आप उसको रिवीजन कर पाएँ। कमीशन का 2 ही फंडामेंटल बात है, अच्छे से क्लास, अच्छा नोट्स और प्रीवियस ईयर्स जितने भी हैं सबको बना लीजिए, सबको एक बार देख लीजिए, सब पे 2 बार 4 बार 5 बार लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका मेंस हो जाएगा। अगर हम बात करें राइटिंग स्किल की सर, तो हमारे क्वेश्चन को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए, ताकि एग्जामिनर जो भी है वो इनको भी चेक करने वाले वो इम्प्रेस हो, तो क्या क्या एलिमेंट्स उसमें ऐड्स करने चाहिए और किस तरह से उसको बेहतर बनाने चाहिए, इसके लिए हमको क्या काम करना पड़ेगा? देखिए, मेरा जो मानना है कि राइटिंग स्किल्स जो अभी का दौर चल रहा है कमीशन लेवल में आप जो भी पॉइंट लिखिए टू द पॉइंट लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसको डायग्राम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकते हैं वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एक अच्छा राइटिंग स्किल्स उसी को माना जाता है जो अपनी बातों को डायग्राम के माध्यम से हो या अपनी बातों को एक सिस्टमैटिक ढंग से पॉइंट वाइज करके लिख रहे हैं।
उसमें आपको अवश्य नंबर मिलेगा, नंबर कटने की कोई संभावना नहीं होती है। आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड उसका एक कह सकते हैं पूरा बॉडी तैयार हो, ये किस मैटर में हमको क्या लिखना है, कितना लिखना है, उसके बाद लास्ट का कंक्लूजन हो और अंतिम में आप अपना थॉट दीजिए ये सही है ये गलत है, ताकि आपको कमीशन को भी लगे कि इन्होंने अपना जो थॉट दिया है ये भी एक कहीं न कहीं कह सकते हैं कि यूजफुल है और बेहतर है। कि जब तैयारी होती है तो बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि एक स्टूडेंट्स को अपने तैयारी के दरमियान बहुत चीज़ें को अपनाना, अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनाना होता है और कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है जो डिस्टर्ब करती है तो उन्हें छोड़ना भी होता है ताकि हम उस चीज़ को बच सके। तो आप इस पे क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? बस मेरा एक ही ओपिनियन है कि आपकी तैयारी है और कहीं न कहीं स्ट्रेटजी भी आपको ही बनाना होगा। कोई कितना बड़ा सफल क्यों ना हो जाए, आप हो सकता है कि उनके स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि सबका अपना अपना अलग स्ट्रेटजी होता है। कोई सुबह में उठ के पढ़ता है तो कोई रात में ही पढ़ लेता है ताकि हमको सुबह नहीं उठना पड़े। तो मेरा मानना है कि जो भी डिस्टर्बिंग चीज़ है, जहाँ पे समय आपका बर्बाद होता है, उसको धीरे धीरे करके आप उसको ख़त्म कीजिए, अपने पे ज़्यादा फोकस कीजिए, अपना टाइम बचाने का प्रयास कीजिए और उस टाइम का सही यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कमीशन का जो तैयारी करते हैं उनके लिए समय का बहुत महत्व होता है। वो एक एक समय को यूज करना चाहते हैं और देखिए कि कहाँ पे हमको डिस्टर्बेंस है। फैमिली से डिस्टर्बेंस है तो उनको भी बोल दीजिए कि हम इतने समय फ्री रहते हैं, आप इतना देर में ही इतना बजे ही हमसे बात कीजिए। फ्रेंड सर्किल को कुछ देर के लिए होल्ड पे डाल दीजिए ताकि आपको समय बचे और अच्छे से तैयारी कर पाए। ये तो बात थी हमारी 68th मेंस के लिए। जी जी। अगर हम बात करें 69 का तो इसका तो भी बहुत टाइम भी है, लेकिन एक राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए सर कि आगे आने वाले बच्चे इससे प्रभावित हो सके और अच्छी तैयारी कर सकें? देखिए 69th और 70वीं सारा का सारा वैकेंसी आने वाला है और 69th का जहाँ तक बात है वो सितंबर में एक अनुमान है कि एग्ज़ाम लेगी, सितंबर अक्टूबर जो भी हो। लेकिन आप लोग यदि चाहते हैं कि अच्छे से मेरा प्लानिंग हो, अच्छा स्ट्रेटजी हो, तभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोग तैयारी में लगे हैं तो कहीं ना कहीं तैयारी होगा ही। बस उस तैयारी को आपको और बूस्टअप करना है, ब्रशअप करना है, जो भी कमी रह गया है उसको ढूंढ के उस कमी को दूर करना है। बस सिंपल सी बात है, 3 चीज़ कर लेना है, सही तरीके से क्लास कर लेना है, सही नोट्स बना लेना है, जितने भी PYQ हैं सारे को बना लेना है और करंट अफेयर्स पे पकड़ बना लेना है। आपका कमीशन, आपका BPSC हो जाएगा। सर आप जिस तरह से अभी बोरिंग रोड ना सर, ये बोरिंग रोड चौराहा हुआ, बोरिंग रोड में विद्या IAS स्टार्ट कर रहे हैं सर, तो आप अपने जो रनिंग बैच है उनके बारे में बताएं ताकि जो भी देख रहे हैं वीडियोस वो आपके बैच में आए और कंसल्ट कर सकें सर। देखिए यहाँ पे हर तरह का बैच है। 68 के लिए मेंस का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, 69th का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, प्रीलिम्स विथ मेंस। एक स्पेशल बैच अभी 7 बजे शाम में DI का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये सब हमारा प्लानिंग है। थोड़ा सा टेस्ट सीरीज का बात कर लें तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज बहुत ढंग से चलता है। एक आपका पूरा सेक्शनल वाइज टेस्ट सीरीज चलेगा, जैसे कह सकते हैं कि पेपर 1 का एक सेक्शन और पेपर 2 का दूसरा सेक्शन वाइज करके भी टेस्ट चल रहा है। पूरा कंप्लीट कह सकते हैं कि फुल लेंथ का जो टेस्ट होता है, GS पेपर 1 का अलग, GS पेपर 2 का अलग, ये भी आपका टेस्ट चल रहा है। तीसरी बात यह है कि DI का स्पेशल टेस्ट चल रहा है और प्रीलिम्स 69th का भी एक अलग से टेस्ट का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट का शेड्यूल जो है सैटरडे संडे का रहता है। ठीक है, सैटरडे संडे कंप्लीट आपका टेस्ट ही चलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि आप 1000 रुपया एक ही बार जमा कीजिए, 1200 रुपया एक ही बार जमा कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, जिस दिन टेस्ट है जो एक टेस्ट का फी होगा उसको जमा कीजिए और टेस्ट को अटेंड कीजिए और टेस्ट के बाद एक बेहतर डिस्कशन लीजिए। टेस्ट का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, मन है तो आकर डिस्कशन ले सकते हैं, नहीं मन है तो वो जो आपको एक सॉल्यूशन दिया गया वहाँ से भी आप अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टेस्ट का ये मेरा एक कह सकते हैं कि पूरा प्लानिंग है। 69th का भी टेस्ट चल रहा है, 67वीं का भी मेंस का टेस्ट, सेक्शनल वाइज फुल लेंथ टेस्ट सारा कुछ चल रहा है। BI का सेपरेट टेस्ट है और DI का सेपरेट बैच है। लास्ट में आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे सर स्टूडेंट्स को? सजेशन मेरा बस इतना ही है कि कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और से हट के रहिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि अब BPSC वो नहीं रही कि 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब डेप्थ लेवल में जाके पढ़िए,
लूसेंट वगैरह को छोड़ दीजिए, वहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। खुल के हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी पब्लिकेशन का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि इस बार के एग्जाम में क्या लेवल था, और हर क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड होता है कमीशन में, उस एलिमिनेशन मेथड को सीखने का प्रयास कीजिए। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन होगा, क्यों होगा, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। ये तभी होगा जब आपके अंदर एक डेप्थ आएगा, एक कह सकता अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी इस चीज़ को आप कर पाएंगे। तो अच्छे बुक पढ़िए, अच्छा नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। डेप्थ में पकड़ बना के रखिए, आपका अच्छा रिजल्ट जाएगा। और हमारे तरफ से आप सबों को शुभकामनाएं हैं 68 के मेंस में जो बैठेंगे उनके लिए भी, और जो 69 का कह सकते हैं कि प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी। थैंक यू सर आपसे बातचीत करने के लिए। बहुत